सावित्री देवी शहर के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश जी की पत्नी थी, जिनका शहर में बहुत तरह का व्यवसाय था और वह शहर के अमीरों में गिने जाते थे। सावित्री देवी के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा राजीव था, उसके बाद बेटी पूनम और उसके बाद सबसे छोटा बेटा विकास था। सावित्री देवी ने तीनों बच्चों को पढ़ने में बहुत जोर लगाया था। सावित्री देवी ने शुरू से ही अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था और उनके तीनों बच्चों ने MBA किया था। बेटी ने तो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर ली थी, पर दोनों बेटे अपने पापा के बिजनेस में ही शामिल हुए थे। क्योंकि सावित्री देवी के पति का बिजनेस बहुत बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, पर वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए वह चाहते थे कि उनके दोनों बेटे अपने नए नए तरीकों से उनके बिजनेस को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। इसलिए सावित्री देवी ने अपने तीनों बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान दिया था, पर बेटी को तो उन्हें विदा करना था, इसलिए उसे अपने बिजनेस में वह शामिल नहीं कर सकती थी, लेकिन उसे पूरी तरह से काबिल जरूर बनाया था। अब सब बच्चों की शादी की उम्र हो रही थी। सबसे पहले सावित्री देवी ने अपनी बेटी की शादी करने की सोची। सावित्री देवी दिमाग से बहुत तेज किस्म की महिला थी और खुद को बहुत शातिर समझती थी। उन्होंने अपनी बेटी को बहुत अच्छी शिक्षा दी ही थी। सावित्री देवी का सोचना था कि उनकी बेटी की शादी वह ऐसे घर में करेंगी जहां उनकी बेटी को कोई तकलीफ न हो और वह महारानी बनकर अपना जीवन यापन करे। किसी भी तरह का कोई दबाव मेरी बेटी के ऊपर न हो, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई पर इतना ज्यादा ध्यान दिया था और वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। सावित्री देवी को पता था कि परिवार के साथ रहने पर सास ससुर और बेटे बहू में विवाद होते ही रहेंगे और मेरी बेटी को मुझे इन सब तकलीफों से दूर रखना है और मैं चाहती हूँ मेरी बेटी एक सुकून की जिंदगी जिए। पैसों की कोई कमी तो थी नहीं, ऊपर से बेटी मल्टीनेशनल कंपनी में HR थी। सावित्री देवी ने एक इंजीनियर लड़के से अपनी बेटी की शादी फाइनल कर दी, अच्छा खासा दहेज दिया और यह सुनिश्चित कर लिया कि बेटी और दामाद दूर के किसी शहर में रहेंगे। घर वालों से, माँ बाप, भाई बहन से कोई खास लेना देना नहीं रहेगा। साथ ही साथ सावित्री देवी ने यह रिश्ता अपनी बेटी पूनम के लिए इसलिए भी ज्यादा पसंद किया क्योंकि लड़के की माँ ही नहीं थी, तो सावित्री देवी तो ऐसे ही खुश हो गई कि चलो मेरी बेटी को सास की तानाशाही कभी भी नहीं सहनी पड़ेगी। काफी आगे की सोचकर चल रही थी वह और उन्होंने अपनी बेटी की शादी कर दी। बेटी अपने पति के साथ दूसरे शहर में आराम की जिंदगी बिता रही थी। ससुराल से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। ससुराल में सास थी नहीं, 2 जेठ जेठानी थे और ससुर जी थे और सावित्री देवी की बेटी पूनम को किसी से कोई मतलब ही नहीं था। यदि सास होती तो शायद कभी उसे ससुराल में रहना भी पड़ता, पर वह तो उससे भी मुक्त थी। अब सावित्री देवी अपनी बेटी के लिए बहुत खुश थी कि वह जब भी मायके आती ससुराल सिर्फ मेहमान बनकर जाती और वापस मायके में ही आ जाती। ससुराल में पूनम को कभी भी रहना नहीं पड़ा और ससुराल में रहने के लिए उस पर कोई दबाव भी नहीं था क्योंकि वहाँ कोई सास तो थी नहीं। सावित्री देवी ने यही तो चाहा था अपनी बेटी के लिए कि उनकी बेटी पर कभी किसी प्रकार का कोई बंधन ना हो और वह आत्मनिर्भर रहे, ताकि यदि कभी कोई परेशानी हो भी जाए तो ससुराल वाले उसके ऊपर हावी ना हो पाए। अब सावित्री देवी ने अपने बड़े बेटे राजीव की शादी करने के बारे में सोचा। सावित्री देवी का दिमाग अलग ही लेवल पर चल रहा था। उन्होंने सोचा कि जैसी उनकी बेटी है, अगर इस तरह की पढ़ी लिखी तेज तर्रा लड़की को वह अपने घर की बहू बनाकर लाएंगी तो वह उनके दबदबे में कभी नहीं रहेगी। और सावित्री देवी का तो यह सोचना था कि जो भी उस घर की बहू बनकर आए वह जिंदगी भर उनकी और उनकी बेटी की जी हजूरी करे और कभी अपनी जुबान उनके आगे ना खोले, और साथ ही साथ उसके मायके वालों की हैसियत उनसे काफी कमतर हो, क्योंकि अगर मायके की हैसियत भी उन्हीं के बराबर होगी तो वह कभी भी उनके दबाव में नहीं रहेगी और उनका दबदबा समाप्त हो जाएगा। क्या पता वह उनके बेटे को लेकर अलग भी हो जाए। इसलिए काफी सोच विचार कर अपने से बहुत कम पैसे वाले घर में अपने बेटे की शादी तय कर दी। लड़की की पढ़ाई भी अभी पूरी नहीं हुई थी, उसका ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर चल रहा था, लेकिन इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख लड़की के माता पिता ने सोचा हमारी लड़की के तो भाग ही खुल गए और उन्होंने तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर दी। और इस तरह से राजीव की शादी एक कम पढ़ी लिखी सीधी सादी लड़की प्रीति से हो गई। सावित्री देवी ने यह सब कुछ बहुत सोच समझ कर किया था। अब बात बात पर सावित्री देवी बहू को ताना मारती थी और प्रीति चुपचाप सारे तानों को सुनती थी और कभी कोई जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सीधी सादी थी। वह मायके से उतनी अमीर भी नहीं थी जितना उसका ससुराल, पढ़ी लिखी वह ज्यादा थी नहीं। गांव के सरकारी स्कूल से उसने पढ़ाई की थी, इंग्लिश भी उसे कोई खास अच्छी आती नहीं थी। और यहाँ सावित्री देवी और उनकी बेटी जो कि हर 3 महीने में मायके का राउंड करने आती ही थी, माँ बेटी ने मिलकर अपनी बड़ी बहू प्रीति का जीना मुश्किल कर रखा था। बात बात पर सावित्री देवी बहू को ताने मारा करती थी।
और ननंद पूनम बात बात पर अपनी भाभी प्रीति का मजाक उड़ाती थी। दोनों हर काम अपने हिसाब से करवाती रहती थी। पूरा दबदबा बनाकर रखा था माँ बेटी ने प्रीति के ऊपर। बेटी के आने पर माँ बेटी मिलकर बड़ी बहू प्रीति का मजाक उड़ाती। कभी प्रीति की ननंद पूनम प्रीति के कम पढ़े लिखे होने का मजाक उड़ाती, तो कभी प्रीति को इंग्लिश नहीं आती इस बात का मजाक उड़ाती। कुल मिलाकर प्रीति का कोई अस्तित्व ही नहीं रह गया था। प्रीति का पति राजीव यह सब कुछ पसंद नहीं करता था, लेकिन जब भी वह कुछ बोलता तो माँ सावित्री देवी, बहन पूनम, भाई विकास और पिता मुकेश जी सब मिलकर राजीव को ही उल्टा सीधा बोलने लगते और बोलते कि जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम जोरू के गुलाम बन गए हो। सावित्री देवी ने बहुत सोच समझकर सारे कदम उठाए थे। अपनी बेटी को तो इतना काबिल बनाया था कि वह कभी किसी के ऊपर आश्रित न हो। साथ ही साथ सोच समझकर उसकी शादी भी की थी ताकि उसके ऊपर कभी भी ससुराल का दबाव न पड़े। और साथ ही साथ बहुत तगड़ा दहेज भी दिया था ताकि अगर कभी कुछ ऐसा हो भी तो उनकी बेटी पलटकर तगड़ा जवाब दे सके। और बहू ऐसी लेकर आए थे जिसके ऊपर वह सब जीवन भर हुक्म चला सके और उनकी बेटी भी हुक्म चला सके। साथ में देवर भी जब तक भाभी को भी कुछ भी बोल देता था। उसकी नजर में भाभी की कोई हैसियत नहीं थी, पर राजीव की तो वह जीवन साथी थी। लेकिन वह कुछ भी बोलता तो घर में बहुत बड़े कलह का कारण बन जाता। और प्रीति के माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि प्रीति के ससुराल वालों पर कोई दबाव बना सके। उनकी तो प्रीति के ससुराल वालों के आगे कोई हैसियत ही नहीं थी, इसलिए वह मजबूर थे। और प्रीति ने भी उन्हें मना कर रखा था, क्योंकि वह जानती थी अगर वह लोग बीच में पड़ेंगे तो उन्हें ही परेशानी होगी। और कुछ भी था, राजीव तो प्रीति को बहुत चाहता था, इसलिए प्रीति खुश थी कि चलो मेरा पति तो मुझे प्यार करता है। और इसी बात से प्रीति के माता पिता भी संतुष्ट थे। उन्हें पता था कि परेशानियां तो हैं, लेकिन पति हर कदम पर प्रीति का साथ देगा तो कुछ दिनों में समस्याएं समाप्त हो ही जाएंगी। खैर, सब कुछ इसी तरह से चल रहा था। और अब सावित्री देवी के छोटे बेटे विकास की शादी की बात चलने लगी और सावित्री देवी ने अपने दिमाग के घोड़ों को फिर से दौड़ाना शुरू किया और सोचा दूसरी बहू को भी उन्हें इसी हिसाब से लाना पड़ेगा ताकि वह भी उनके काबू में रहे। और जिस तरह से प्रीति को उन्होंने बंधुआ मजदूर बनाकर रखा हुआ है, इसी तरह से छोटी बहू को भी वह बंधुआ मजदूर बनाकर रखेंगी ताकि वह और उनकी बेटी पूरे घर में राज करेंगे। बेटी की भी यही तमन्ना थी कि जब भी वह मायके जाया करे उसकी दोनों भाभियां उसकी सेवा में हाजिर हो जाया करें और उससे कम पढ़ी लिखी ही हो, ताकि बात बात पर वह उनके ऊपर हावी हो सके और उनका मजाक उड़ा सके। लेकिन विकास इतने दिनों में यह सब कुछ देखकर अपनी माँ और बहन की मंशा को तो समझ ही चुका था। वह खुद भी कहीं न कहीं प्रीति का मजाक उड़ाने में शामिल रहता था और अपने भाई के दुख तकलीफ का उसे अंदाजा था। इसलिए उसने सोच लिया था कि यह खेल मैं अपने साथ तो नहीं होने दूंगा। भाई की शादी के वक्त इन सब बातों का अंदाजा नहीं था कि मम्मी कम पढ़ी लिखी और हम लोगों से कम हैसियत वाले घर से लड़की क्यों ला रही हैं। लेकिन अब सब समझ में आ चुका है, तो मैं अपनी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होने दूंगा। और विकास अपनी बातों पर अड़ गया। सावित्री देवी जिस भी लड़की को विकास के लिए पसंद करती, विकास उसे कभी पढ़ाई की बात पर तो कभी उसके पारिवारिक रुतबे की बात को लेकर शादी से मना कर देता। विकास का साफ कहना था कि मैं हैसियत में अपनी बराबरी वाले परिवार में ही शादी करूंगा, क्योंकि मैं अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ और मुझे मेरे ही बराबर पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए। सावित्री देवी ने विकास को काफी समझाया, डांटा फटकारा भी, लेकिन विकास अपनी बातों से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था इस वक्त यदि वह अपनी माँ की बातों का विरोध करेगा तो जीवन भर सुखी रहेगा। लेकिन यदि चुपचाप माँ की बातों में आकर शादी कर लेगा तो उसका जीवन भी अपने भाई भाभी की तरह नरक हो जाएगा और ऐसा वह किसी भी कीमत पर होने नहीं देगा। इसलिए विकास अड़ गया था कि वह अपनी पसंद की लड़की से ही शादी करेगा जो उसे पसंद आएगी, न कि माँ और बहन की पसंद से। थक हार कर सावित्री देवी को विकास के आगे झुकना ही पड़ा और विकास ने एक अच्छे खासे घर परिवार की, जो पैसों के मामले में विकास के घर वालों के बराबर ही थे, उनकी लड़की सौम्या से शादी के लिए हाँ की। सौम्या ने भी शुरू से ही कॉन्वेंट से पढ़ाई की थी और MBA कर रखा था। शादी के बाद सौम्या विदा होकर ससुराल आई तो सासू माँ और ननद ने थोड़ा बहुत अपना रंग दिखाया, तो सौम्या ने काफी अच्छे से उसका जवाब दे दिया, क्योंकि वह भी पढ़ी लिखी थी, पैसे वाले घर की थी, तो अच्छा खासा दहेज भी लेकर आई थी, तो किसी के दबदबे में को वह क्यों सहती। ऊपर से उसने MBA भी कर रखा था। उम्र में भी वह अपनी जेठानी से बड़ी थी। प्रीति तो बहुत कम उम्र में इस घर की बहू बनकर आ गई थी, क्योंकि उसकी तो ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई थी, तो प्रीति से वह कहीं अधिक मैच्योर थी। भले ही वह रिश्ते में प्रीति की देवरानी लगती थी, उसने किसी की कुछ न सुनी और खुद सब पर हावी हो गई। सौम्या की ननद ने एक दो बार सौम्या का भी मजाक उड़ाने की कोशिश की, तो सौम्या ने उल्टा ननद का ही मजाक उड़ा दिया, क्योंकि वह ननद से किसी भी मामले में 19 नहीं थी। तो अब ननद ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी
और उसे समझ में आ गया कि सौम्या कहीं से भी प्रीति के जैसी नहीं है। सौम्या ने कुछ दिनों में ही फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया और बोला, मैंने इतनी पढ़ाई लिखाई इसलिए नहीं की है कि मैं घर में बैठकर चूल्हा चौका करूं। या तो मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूंगी या तो मैं फिर कोई जॉब ज्वाइन कर लूंगी, आप लोगों को जो सही लगे। घर में तो मैं नहीं रह सकती। सौम्या के आगे सब मजबूर थे और सौम्या ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। लेकिन प्रीति की जिंदगी जैसी चल रही थी आज भी वैसी ही चल रही थी। उसकी जिंदगी में कोई भी बदलाव नहीं आया था। बस अब उसका मजाक उड़ाने वालों में सौम्या भी शामिल हो चुकी थी। राजू को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उसकी बीवी घर की नौकरानी से अधिक कुछ नहीं, जो सबका ख्याल रखे, सबके लिए एक पैर पर हाजिर हो और उसके बाद भी उसे कोई सम्मान न मिले, क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी है और उसके मायके वालों की हैसियत उसके घर वालों के बराबर नहीं है और वह कोई दहेज लेकर नहीं आई है। लेकिन राजीव की तो वह पत्नी थी। राजीव तो चाहता था कि उसकी पत्नी को उसके घर में सौम्या के जितना सम्मान मिले, जो कि उसके घर वाले उसे कभी नहीं देते थे। जबकि प्रीति उस घर की बड़ी बहू थी। प्रीति कभी कुछ बोलती नहीं थी क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा सीधी सादी थी, पर राजीव को साफ साफ दिखता था कि प्रीति को बहुत दुख होता था इन सारी हरकतों से। पर प्रीति इतनी सीधी थी कि उसे पता था वह इन लोगों से लड़ नहीं पाएगी, इसलिए चुप ही रहती थी। उनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे। राजीव ने सोचा, अगर यही हाल रहा तो कल को जब मेरे बच्चे होंगे तो मेरे बच्चे भी अपनी माँ का कभी सम्मान नहीं करेंगे, क्योंकि इस घर में प्रीति का कोई सम्मान नहीं था। उसका एक नौकर का दर्जा था, जबकि वह इस घर की बड़ी बहू थी। राजीव को अब यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि घर में हर किसी का एक रुतबा, एक सम्मान था, सिवाय प्रीति के। और यह सब कुछ सावित्री देवी की चालाकियों का फल था, जिसमें राजीव और प्रीति फंस चुके थे। लेकिन अब उनका छोटा बेटा विकास बहुत चालाकी से इस मुसीबत से बच गया था और अब वह और उसकी बीवी भी प्रीति को अपना नौकर समझते थे। राजीव ने अब एक निर्णय ले लिया था और उसने प्रीति से बोला, प्रीति, अब तुम्हें खुद को के लिए सोचना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारी स्थिति ऐसी ही रहेगी। प्रीति ने बोला, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ और न ही मेरे मम्मी पापा इस काबिल हैं कि मैं कुछ दिन मायके में रहकर अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर सकूं, क्योंकि मुझे मेरे ससुराल से कोई भी मायके जाकर रहने नहीं देगा, उनके रुतबे पर असर पड़ेगा और ससुराल में तो मैं पढ़ाई जारी रख नहीं सकती। मैं क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आता। और हाँ, यह सब कुछ मुझे भी बर्दाश्त नहीं होता। मैं शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, तो मैं आप लोगों की तरह इंग्लिश भी नहीं बोल सकती। यही सब वजह है कि हर कोई मेरा मजाक उड़ाता रहता है। राजीव ने बोला, कोई बात नहीं, इंग्लिश नहीं बोल सकती यह कोई मजाक उड़ाने का विषय नहीं है। हम भारत में रहते हैं, तुम हिंदी तो बोल सकती हो ना, लेकिन हाँ, तुम्हें खुद को काबिल बनाना होगा। प्रीति ने बोला, मैं क्या करूं? राजीव ने बोला, सुनो, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम इसे अपना बिजनेस क्यों नहीं बनाती? प्रीति ने बोला, कैसे? राजीव ने बोला, तुम अपना रेस्टोरेंट खोलो। प्रीति ने बोला, यह सब कुछ कैसे होगा? राजीव ने बोला, क्यों, तुम मेरी पत्नी हो, मैं करवाऊंगा। क्या मैं इतने दिनों से इस घर के बिजनेस में शामिल नहीं हूँ? तो मैंने अच्छे खासे पैसे भी जोड़ रखे हैं और जमीन जायदाद की कोई कमी तो है नहीं। कहीं पर भी तुम अपना रेस्टोरेंट खोल सकती हो। मैंने एक अच्छी लोकेशन सोच भी ली है। वहाँ हमारी एक काफी बड़ी दुकान है जो काफी टाइम से खाली पड़ी हुई है, उसे हम रेस्टोरेंट में कन्वर्ट करवाते हैं। भगवान की दया से पैसों की हमें कोई कमी नहीं है, बस अब तुम्हें अपनी काबिलियत दिखानी है ताकि अपना सम्मान प्राप्त कर सको। प्रीति ने बोला, लेकिन मम्मी जी। राजू ने बोला, वह सब मैं देख लूंगा, और हाँ, खुद के लिए लड़ना सीखो, चुप रहने से कुछ नहीं होगा। राजीव ने अपने घर में बात की और बोला, प्रीति अपना एक रेस्टोरेंट खोलेगी जहाँ पर हमारे स्टेट के पारंपरिक भोजन की व्यवस्था रहेगी और सारा कुछ प्रीति की देखरेख में होगा। पहले तो इस बात के लिए घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ कि प्रीति यह सब कुछ करेगी तो घर कौन संभालेगा। तो राजीव ने बोला, प्रीति इस घर की नौकर नहीं है जो घर संभालने के लिए खुद को बर्बाद कर दे। जब आपकी छोटी बहू फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकती है, आपकी बेटी जॉब करती है, तो प्रीति को भी पूरा हक है, क्योंकि वह भी इस घर की बड़ी बहू है। और जब छोटे अपने जीवन का निर्णय ले सकते हैं तो बड़ी बहू को भी पूरा हक है। यह तो हमारी गलती थी कि इतने दिनों से हमने इस बारे में सोचा नहीं, पर अब हमने सोच लिया है, बस करना बाकी है और हम करके ही रहेंगे। इस पर सावित्री देवी, सौम्या और पूनम और विकास ने अपनी गंदगी दिखानी शुरू कर दी और बोला, तेरी अनपढ़ जाहिल गवार बीवी इस लायक ही नहीं है कि वह फैमिली बिजनेस में शामिल हो सके, तो हमारी इसमें क्या गलती? राजीव ने बोला, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर कोई फैमिली बिजनेस में ही शामिल हो, अपना बिजनेस भी कोई बना सकता है। और प्रीति के साथ मैं हर कदम पर खड़ा हूँ। अब मैं किसी की कुछ सुनने वाला नहीं। प्रीति को अपना रेस्टोरेंट खुलेगा ही खुलेगा और अपने घर को संभालने के लिए आप कुछ और नौकरों को रख लीजिए। मेरी बीवी इस घर की नौकर नहीं है।
बल्कि इस घर की बड़ी बहू है। सावित्री देवी ने कलह करना शुरू कर दिया था। बन गया जोरू का गुलाम, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार राजीव भी पूरे मूड में था और बोला, क्यों, आपका दामाद जोरू का गुलाम नहीं है? आपका छोटा बेटा जोरू का गुलाम नहीं है? या पापा जोरू का गुलाम नहीं है? तो अगर मैं जोरू का गुलाम बन गया तो कौन सी आफत आ गई? सावित्री देवी ने बोला, वाह, अब तेरी इतनी जबान चलने लगी। इस बार प्रीति ने जवाब देना सही समझा, क्योंकि राजीव ने उसे पहले ही इस चीज के लिए बोला था कि अपने हक के लिए बोलना सीखो, तभी तुम्हें इज्जत मिलेगी। प्रीति ने बोला, क्यों, जब आपके छोटे बेटे और बेटी इतनी जुबान चलाते हैं आपके आगे, तब फिर राजीव तो आपके बड़े बेटे हैं, उनकी जबान नहीं चलेगी? और मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ, पिछले कई सालों से अपने छोटों की हेकड़ी देखती आ रही हूँ, पर अब और नहीं। सावित्री देवी, पूनम और सौम्या ने मजाक उड़ाते हुए कहा, भिखारी घर से आई होना तो ससुराल के पैसों पर उड़ना तो बनता ही है, कर लो अपने शौक पूरे। लेकिन तुम्हारी जैसी जाहिल गवार एक रेस्टोरेंट खोलकर उसे चला लेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, यह पता है कि तुम्हारे ससुर जी और ससुराल के कुछ पैसे जरूर डूब जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास इतना पैसा है कि उतना घाटा तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। प्रीति ने बोला, मैं किसी के हक के पैसे नहीं ले रही हूँ, मैं अपने पति के कमाई के पैसे ले रही हूँ। मेरे पति भी इसी बिजनेस में काम करते हैं, तो यह उनकी मेहनत के पैसे हैं, तो इन पैसों पर मेरा भी बराबर का हक है। अब सबको समझ में आ गया था कि प्रीति और राजीव दोनों के मुंह में अब जबान आ चुकी है और दोनों अब इन लोगों की हेकड़ी बर्दाश्त नहीं करने वाले। कुछ दिनों के बाद प्रीति ने अपना रेस्टोरेंट खोला, जिसमें उस राज्य के सारे पारंपरिक पकवानों का प्रबंध था, जिसकी देखरेख प्रीति स्वयं किया करती थी। और अपनी मदद के लिए उसने कई स्टाफ रख रखे थे। राजीव भी बीच बीच में आकर प्रीति की मदद करता था। सबको पूरी उम्मीद थी कि प्रीति यह सब कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन प्रीति ने दिन रात एक कर दिया और 1 साल के भीतर भीतर उसने अपने रेस्टोरेंट को शहर का जाना माना रेस्टोरेंट बना दिया और धीरे धीरे पूरे शहर में फेमस हो गया। बाहर से आने वाले लोगों को तो प्रीति के रेस्टोरेंट में ही खाना खाना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ घर जैसा खाना मिलता था और हर प्रकार के पारंपरिक पकवान मिलते थे। प्रीति की सफलता देखकर सौम्या, पूनम और सावित्री देवी का मुंह खुला रह गया। सौम्या तो ससुर जी के बिजनेस में ही इन्वॉल्व थी, लेकिन प्रीति ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर लिया था। पूनम भी जॉब करती थी। पूनम की 1 साल की कमाई के बराबर प्रीति की 1 महीने की कमाई थी। अब प्रीति पूनम और सौम्या से काफी आगे निकल चुकी थी। प्रीति के ससुर जी का कहना था, चलो, हम शहर के जाने माने बिजनेसमैन तो पहले से ही थे, अब अपनी बड़ी बहू की बदौलत रेस्टोरेंट के बिजनेस में भी हम शामिल हो चुके हैं और शहर में हमारा नाम हो चुका है, और यह सब कुछ प्रीति की मेहनत की वजह से हुआ है। सौम्या ने तो अपने जमे जमे बिजनेस में ही हाथ आजमाया, लेकिन प्रीति ने अपना एक नया बिजनेस खड़ा किया, रेस्टोरेंट का, जो कि हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया था, और उसमें भी सफलता पाई। हम अपने इस बिजनेस को और शहरों में भी खोलेंगे। और प्रीति भी इतने दिनों में काम करते करते काफी तेज हो गई थी। अब वह पहले वाली प्रीति नहीं रही थी और अब उसे कोई कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचता था। और सावित्री देवी, पूनम, विकास और सौम्या को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि प्रीति अब उनसे कहीं ज्यादा आगे निकल चुकी है। अब किसी को भी प्रीति को ताना मारने की कोई हिम्मत नहीं थी। लेकिन यह सब कुछ हो पाया सिर्फ और सिर्फ तब जब प्रीति और राजीव ने खुद के लिए कदम आगे बढ़ाया। नहीं तो अगर वह इस तरह से नहीं सोचते तो जिंदगी भर इसी चक्कर में पिसते रहते जिसमें वह पिस रहे थे। अब प्रीति और राजीव अपना परिवार आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, क्योंकि अब राजीव को बहुत अच्छे से पता था कि उसके बच्चे अपनी माँ की पूरी पूरी इज्जत करेंगे। और घर में भी प्रीति को अब पूरी इज्जत मिलती थी, क्योंकि प्रीति शहर की जानी मानी हस्ती थी, अपनी हिम्मत और अपने पति के साथ के कारण।